दुनिया भर में 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जाता है। इस डे को मनाने का मकसद बेसिकली लोगों में इस प्रोफेशन के हवाले से आगाही और शऊर पैदा करना है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से फिजिकल थेरेपी के जरिए मुख्तलिफ एलिमेंट को मैनेज किया जा सकता है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम को ओवरकम करने में फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या रोल है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ खान साहब, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के डिविजनल हेड हैं। इसके साथ हमारे पास मौजूद हैं मिस नबीला इम्तियाज़, जो कि पीडियाट्रिक और गायनी रिहेबिलिटेशन के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस दिन के हवाले से एक्साइटमेंट फील कर रहे होंगे। तो आज हम आपके तजर्बे से ये जानना चाहेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में मरीज़ों को वापस अपनी लाइफ की तरफ फंक्शनल होने में मदद कर सकता है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हम फिजियोथेरेपी, फ़िज़िकल थेरेपी की टर्म जो है बड़ी फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, तो क्या ये एक ही चीज़ है जिसके बारे में फिजियोथेरेपी और फ़िज़िकल थेरेपी की टर्म इस्तेमाल की जाती है, या ये दो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये दोनों एक ही वर्ड है। ब्रिटिश के अंदर फिजियोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है, अमेरिका के अंदर फिजिकल थेरेपी दी जाती है, तो सेम चीज़ ही है। मेरी नज़र से गुजरा था कि इस साल जो हमारा वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे है, उसकी जो थीम है वो हेल्दी एजिंग है, तो इसके हवाले से आप हमसे क्या शेयर करना चाहेंगे? जो फिजिकल थेरेपी है, इसका एक सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि एजिंग जो जिस तरह हमारे माशरे के अंदर अगर हम बात करें, फ़िलहाल अभी हम दूसरी तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से बड़ी जल्दी किसी न किसी बीमारियों की तरफ चले जाते हैं और उनकी हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं रहती है वो जल्दी। और हमारे माशरे के अंदर इसको कोई समझता भी नहीं है इस चीज़ को कि उनके लिए कितना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, हमने अक्सर मेल्स में देखा है जब, और फीमेल्स में जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो जल्दी प्रॉब्लम्स की तरफ आने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी वो इन्वायरमेंट और उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होने लग जाती है। और ये जो है एजिंग को कम करने के लिए या एजिंग प्रोसेस के जो वजह से जो रिलेटेड चीज़ें उनको कम करने के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट या हेल्दी वर्किंग ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारे माशरे में तो ये देखा गया है कि हम बुज़ुर्गों को ज़्यादा एक्टिवली किसी काम में इंगेज करना अवॉइड करते हैं, या हमें लगता है कि बुज़ुर्ग अगर किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में शामिल होंगे तो थकावट का शिकार हो जाएंगे या वो बीमार ना पड़ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है हमारे माशरे के अंदर स्पेशली होता है। जितना एक्टिव रखेंगे वो उतने ही ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। अगर वो जितना रिलैक्स रखेंगे या रखेंगे वो उतने ही लेथार्जिक आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे। उनकी मसल्स वीकनेस जो डिटोरेशन है, जो कि एक एजिंग प्रोसेस के साथ साथ है, वो बढ़ने लग जाएगी जल्द से जल्द, और फिर मुख्तलिफ बीमारियों को वो वेलकम करती है चीज़ें। सही। एक और चीज़ जो हमने देखी है वो ये देखी है कि बुज़ुर्गों के अंदर फॉल रिस्क बहुत हाई होता है, और हमारे पास बहुत से मरीज़ गिरने के बाद आते हैं, फ्रैक्चर के साथ आते हैं या मसल इंजरी के साथ आ रहे होते हैं। तो क्या फ़िज़िकल थेरेपी अगर टाइम से स्टार्ट कर दी जाए या मरीज़ों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से आगाही प्रोवाइड की जाए, तो क्या इस चीज़ को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है फॉल के इंसिडेंट्स को? एजिंग के साथ साथ इसका ख़तरा बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे जब आपके साथ कोई न्यूरोलॉजिकल और कोई डेफिशिएंसी होने लग जाए तो उसके अंदर फॉल रिस्क का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी डिक्लेयर है कि जो 60 साल की उम्र से बड़े बूढ़े होते हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर होते हैं, उनका ख्याल ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप एजिंग के साथ साथ किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ इनरोल हो जाएं या फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ, आजकल तो इंटरनेट पे भी वैसे बहुत सारी मालूमात मिल रही है, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल एक किसी के साथ मिलके एक गाइडलाइन ले लें जिसके अंदर वो आपको ये हेल्प आउट कर दे कि आपने फ़र्दर अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से मॉडिफाइड रखना एक्सरसाइजेस को, क्या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं। बाज़ मरतबा इंजरीज़ होती हैं वो सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं कि कमरे इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और वो इंजरी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। चाहिए ये कि आप किसी के साथ मिलके एक प्लान ले लें, वो आपको बताएंगे, वो गाइडलाइन करेंगे, आपकी गेट के ऊपर वर्क करके आपको बता देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपकी वीक हो रही है, जिसकी वजह से फॉल का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, और क्या अमल ऐसा है जिससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने जैसे कि अभी बात की बुज़ुर्गों की, इसी तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एक और निगलेक्टेड एरिया जो है वो वुमेन हेल्थ का है। तो मिस नबीला, हम जानना चाहेंगे कि क्या फ़िज़िकल थेरेपी का वुमेन हेल्थ के अंदर भी कोई रोल है? फिज़ियोथेरेपी जो है बेसिकली अगर हम देखा जाए तो फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको हम शर्मिंदगी पे तौर पे फीमेल्स जो हैं वो नहीं बता पाती, और जिसकी वजह से लेटेस्ट स्टेजेस में आके वो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है।
जैसे कि मैं गायनी को फॉलो करती हूँ, गायनी ओपीडी के पेशेंट्स देखती हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो इनकॉन्टिनेंस के साथ आते हैं। और इनकॉन्टिनेंस को बेसिकली हम ये चीज़ कहते हैं कि गैर इरादी तौर पर पेशाब का निकल जाना। अब ये एक कंडीशन है, ये एक बीमारी नहीं है और ये उम्र के लिहाज से बढ़ती है और ये ज़्यादातर औरतों में पाई जाती है। डिलीवरीज़ के बाद ये ज़्यादा कॉमन होती है और मोस्टली वो फीमेल्स जिनमें नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिजिकल थेरेपी का इसमें क्या रोल होगा? फिज़िकल थेरेपी का इसमें ये रोल है कि हम पेशेंट को पहले असेस करके देखते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। अगर हमें ये लगता है कि पेशेंट की जो है वो ये प्रॉब्लम एक्सरसाइजेज से रिजॉल्व हो सकती है तो हम एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं पेशेंट को, सारी प्रिकॉशंस गाइड करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे शिफा में अगर हम बात करें तो हमारे पास वजाइनल स्टिमुलेशन हैं जिसकी वजह से हम पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं और हम पेशेंट को कीगल एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं। इसके बाद प्रिकॉशंस बताते हैं। कीगल एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं और ये लाजमी नहीं है कि उन्हीं फीमेल्स को करनी चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम है, ये हम सब फीमेल्स को करनी चाहिए ताकि हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल हैं वो स्ट्रेंथन हो सकें। इसके अलावा हम पेशेंट को ये चीज़ बताते हैं कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेनी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपने उसको मेंटेन करना है। मोस्टली पेशेंट हिस्ट्री में बताते हैं कि आपको जो है हम कॉफ़ी या चाय का इंटेक ज़्यादा रखते हैं तो वो भी आपकी पेशाब की फ्रिक्वेंसी उसको बढ़ाती है। तो हम पेशेंट को ये चीज़ कहते हैं कि अगर आप कॉफ़ी या चाय का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो आप उसको कम कर दें। लिक्विड इंटेक आपने ज़्यादा रखना है। अपनी बॉडी को फटीक में नहीं लाना, लेथार्जिक नहीं होना, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। अगर वेट उठाना भी है तो आपने प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बैठ के चीज़ को उठा के फिर खड़े होना है। और यहाँ पे भी जैसे हम पेशेंट्स देखते हैं, गायनी आईपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, पोस्ट ऑप या पोस्ट नेटल पेशेंट्स देखते हैं तो हम उनमें भी कीगल एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं ताकि हम पेशेंट को ये चीज़ बताते हैं कि आपने अभी से ये एक्सरसाइजेज करनी है ताकि आपके पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथन रहें। बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही हसास मसले के बारे में हमसे बहुत तफसीली गुफ्तगू की। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में भी हमारे पास नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं, स्पेशली जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मदर केयर है वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, होम डिलीवरीज़ का भी कॉन्सेप्ट है, अर्ली मैरिजेस का भी कॉन्सेप्ट है, मेल न्यूट्रिशन भी है। तो इसकी वजह से हमारे पास कज़न मैरिजेस की जिस तरह हम बात करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर है उन बच्चों का जो कि मौरूसी बीमारियों के साथ पैदा हो रहे होते हैं या प्री मैच्योर पैदा हो रहे होते हैं, लो बर्थ वेट के साथ पैदा हो रहे होते हैं। तो क्या फिज़िकल थेरेपिस्ट का इन बच्चों के साथ भी कोई रोल है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे हमने बाकी फील्ड्स के बारे में बताया तो पीड्स में भी इसी तरह फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली जो प्री मैच्योर्स बच्चे होते हैं उनके हर ऑर्गन प्री मैच्योर्स होता है। अगर देखा जाए तो हम लंग्स की बात करें तो पेशेंट के प्री मैच्योर्स लंग्स होते हैं तो हमने उनकी कंप्लाइंस को इम्प्रूव करना होता है। तो हम लंग्स की कंप्लाइंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए फ़िज़िकल थेरेपी उन पर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा उनके जो माइलस्टोन्स हैं बेसिकली वो कंप्रोमाइज़ होते हैं और हम अपने माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए हम करते हैं। माइलस्टोन्स बेसिकली क्या है कि जैसे हम ये चीज़ कहते हैं कि बच्चा 1 से 3 महीने के अंदर जो है वो नेक होल्डिंग करता है, 3 से 6 में जो है सिटिंग करता है, तो वो ये सब चीज़ें कंप्रोमाइज्ड होंगी। तो हम उसके माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर काशिफ, अगर जिस तरीके से हमने अभी बात की पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की, गायनी रिहैब की, आपने कुछ हमारे साथ जो है वो बुज़ुर्गों में आने वाले मसाइल के बारे में बात की, आपके नज़दीक ये तमाम वर्जिशें घर वालों को सिखाने की क्या अहमियत है? जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनके वालिदैन को थेरेपी प्लान्स में इंगेज करना क्यों अहम है और वो किस तरीके से जो है वो मौसर फिज़िकल थेरेपी के अंदर जो है वो कारामद मेंबर्स साबित हो सकते हैं? देखो, ये तो सबसे पहले इसके अंदर फैमिली को इन्वॉल्व करने का सबसे अच्छा एक वजह ये होती है कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। ये जो नॉलेज आपके पास है वो शेयरिंग और लोगों के पास भी ऑटो होने लग जाती है, क्योंकि इंटरनेट की बाज़ मरतबा नॉलेज भी काफ़ी ख़तरनाक होती है क्योंकि उसके अंदर सही तरीके से समझना भी एक बात होती है। लोग हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं कि हमने ये चीज़ देखी थी और रिपोर्ट करते हैं कि हम तो ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर रहे थे। स्पेशली चलें बैक एक की एक बात कर लेते हैं, एक बड़ा कॉमन चैप्टर होता है। तो जब हमारे पास बड़े बूढ़े जब इवन दैट ये 40+ के ऊपर हर एक कोई एक्सपीरियंस होने लग जाता है कुछ ना कुछ,
तो आते हैं, वो कहते हैं हमने नेट पे ऐसा देखा था। वो बेसिकली वो उनकी नॉलेज इनकम्प्लीट होती है कि वो नेट से तो देख रहे होते हैं, पर्टिकुलर उस डिज़ीज़ के लिए कौन सी एक्सरसाइज की रिक्वायर्ड है वो उनको नहीं पता होता, वो उसको जेनेरिक तौर पे वो शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जिस हम अभी आपने बात की है, तो ये फैमिली को इंगेज करने का मेन मकसद ही यही होता है कि एक तो ज़ाहिर बात है बुज़ुर्गों के अंदर रेगुलेटरी लेकर आनी होती है, फैमिली को हम पुश करते हैं कि फैमिली उनको रीइंफोर्स करे और एक बार वो उस रूटीन के अंदर ले आएँ। जब रूटीन में आ जाएंगे तो वो ऑटो वो सारी चीज़ें करने लग जाएंगे। अब वो इधर उधर को बात को नहीं, मतलब वो इसको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करेंगे। सही। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से पाकिस्तान में कम्यूट एक बड़ा मसला है, मरीज़ों को हस्पताल लेके आना और फिर उनको थेरेपीज़ कराना डिफ़िकल्ट है, तो किस तरीके से हम घर में इन एक्सरसाइजेस को जो है वो रीइंफोर्स कर सकते हैं? रिसेंट डेज़ के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर फिजियोथेरेपी प्रोफेशन तो बहुत ज़्यादा इस जगत इमर्जिंग साइंस है और बहुत ज़्यादा जो है इसकी डेवलपमेंट हुई है। पीएचडीज़ तक मैंने अक्सर मैं जब जाता हूँ बताता हूँ कि अब तो पीएचडीज़ तक अवेलेबल हैं और हर एक की रसाई के अंदर है, ठीक है ना। किसी छोटे से छोटे शहर की भी बात कर लें, वहाँ पे भी अब फिज़िकल थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, तो आप घर पे बुलवा सकते हैं। हमारा जिस तरह हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे आप कहीं कॉल करेंगे तो कोई ना कोई की सर्विस होगी, हमारी अपनी सर्विस है यहाँ पर। तो आप जब कॉल करेंगे तो थेरेपिस्ट आके आपको प्रोफेशनल गाइडेंस दे देगा। और वो प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर मैं हर बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फॉलोअप में ज़रूर रखा करें, क्योंकि इशू ये होता है कि वंस एक बार गाइडेंस के बाद भी हमने यही नोट किया है कि लोग उसको फॉलो नहीं करते या वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते। जिस तरह बच्चों के अंदर माइलस्टोन की बात की, बड़ों के अंदर भी कुछ हम जो प्रोग्राम जब सेटिंग करते हैं तो हम ये बताते हैं कि आपका ये गोल है और इसको इतने अरसे में आपने अचीव करना चाहिए। तो आप अपने पेरेंट्स या अपने एल्डरलीज़ को किसी थेरेपिस्ट के साथ एनरोल रखें और उससे पूछें कि वो जब क्या उनके गोल्स हैं, क्या वो अचीवमेंट की तरफ लेकर आते हैं, और ताकि उनकी हेल्दी उनके जो हेल्थ है वो कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो। फिज़िकल थेरेपी का बाकी अमराज में क्या रोल हो सकता है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली जैदी, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए चार्ज प्रैक्टिशनर फ़िज़िकल थेरेपिस्ट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है ज़हीर कादिर साहब ने, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए एसोसिएट अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो हम थोड़ा जानेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में फालिज और दिल के अमराज की शरह काफ़ी ज़्यादा है। तो अली हमें बताइएगा कि फ़िज़िकल थेरेपी का फालिज के मरीज़ों में क्या रोल हो सकता है? इस तरह हम इस चीज़ को लें कि लाइफ कोर्स अप्रोच क्या है, कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजार रहे हैं। यानी कि अगर आप बचपन से शुरू करें, बचपन आपकी जवानी और दरमियानी उम्र में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, आपकी ज़हनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या रही हैं। अगर हम अपने बचपन को, जवानी को और दरमियानी उम्र में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और जिस्मानी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें तो हम बुढ़ापे में बहुत सारे अमराज से, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और इसके अंदर जो एक प्रोफेशनल अप्रोच है, एक प्रोफेशनल गाइडेंस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से अपने मसाइल को एड्रेस करें, उनको सही तौर पे और प्रॉपरली उनसे डिस्कस करें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से और ख़तरात से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। बहुत कॉमन चीज़ है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी इस किस्म का प्रोसीजर होता है, तो जो हमारे घर वाले हैं या हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनका यही होता है कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुमने उठना नहीं है, बैठना नहीं है, चलना फिरना नहीं है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। ठीक है, वो अपने लिहाज से आपके फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं या अपने लिहाज से एक हमदर्दी का अंसर उसमें शामिल होता है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल एडवाइस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल एडवाइस के अकॉर्डिंगली पोस्ट ऑप अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करें तो जो आपकी पोस्ट ऑप रिकवरी है वो प्रॉपर हो सकती है। अदरवाइज़ ये है कि जो आपकी पोस्ट ऑप रिकवरी है उसके अंदर डिले आ सकता है, आप प्रॉपरली उस तरह से रिकवर नहीं कर पाएंगे कि अगर आप अपने फिजिशियन के जो हदायत हैं, आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट उनकी हदायत पे प्रॉपरली अमल ना करें। जैसे अगर आपका दिल का मसला है, आपका कैविज प्रोसीजर हुआ है, तो उसके बाद हम पेशेंट को अक्सर लेकिन हर पेशेंट मुख्तलिफ है, ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पे हम पेशेंट को ये उसमें गाइड करते हैं कि आप दिन में कम से कम 1 घंटा कम से कम आपने वॉक करनी है, जो एक नॉर्मल एक हमारा अप्रोच होती है। लेकिन अक्सर जो घर वाले हैं वो ये कहते हैं नहीं, आपका दिल का ऑपरेशन हुआ, आपने बिस्तर से नहीं उठना, तमाम काम हम आपके करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए और जो एक प्रोफेशनल अप्रोच है और एक जो प्रोफेशनल एडवाइस है उस पर अमल करना चाहिए। आप हमें कुछ इस बारे में बता सकते हैं कि एक नॉर्मल शख्स में कब
गिरने का चांस ज़्यादा होता है, या जिसे हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, या अगर एक बंदा अपनी असेसमेंट करना चाहे कि उसके अंदर कितने चांसेस हैं कि वो गिरेगा, या उसकी कोर स्टेबिलिटी की बात की जाए, बैलेंस की बात की जाए, उस हवाले से आप कुछ हमें इस बारे में गाइड कर सकते हैं कि लोगों में जो एक डर होता है स्पेशली सर्जरी के बाद कि हम गिर ना जाएं, उसको कैसे असेस किया जा सकता है? जहाँ तक फॉल का या गिरने का ताल्लुक है, इसमें ये देखा गया है कि अगर एक दफ़ा ऐसा इवेंट किसी के साथ हो गया और ख़ास तौर पे बड़ी उम्र में, ओल्ड एज में, तो उसके बाद दोबारा हमारे उस मरीज़ का वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको पर्सनल भी और फैमिली की भी बहुत ज़्यादा एफर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। बड़ी एज में कोई अगर इस चीज़ को देखना चाहे कि मेरे गिरने का ख़तरा किस हद तक है, तो अगर आप बुढ़ापे में 60 प्लस हैं और आप कभी इस तरह का वाक़या है कि थोड़ा बहुत आपका बैलेंस ख़राब हुआ है और चलने फिरने में आपको इतना मुश्किल नहीं होती और अपना बैलेंस और अपना तवाज़ुन मेंटेन कर सकते हैं, तो आपके गिरने का ख़तरा कम है। अच्छा, अगर कभी इस तरह हुआ है कि कोई मामूली नौयत का वाक़या हुआ है, आप गिरे हैं और लेकिन आपने उसके बाद रिकवर कर लिया, आप उठ गए और दोबारा से आप खड़े हो गए, चलने फिरने में आपको कुछ महसूस होता है कि आपका तवाज़ुन किसी हद तक ख़राब होता है, बैलेंस ख़राब होता है, तो आप कह सकते हैं गिरने का ख़तरा दरमियानी हद तक है। लेकिन अगर एक साल में आप 2 या उससे ज़्यादा मरतबा गिरे हैं, या गिरने के बाद आपको चोट लगी है, या गिरने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक आप कोशिश करते रहे लेकिन आपसे उठा नहीं गया, आपने अगर जैसे बुज़ुर्गों में आपने वॉशरूम जाना है, उसमें आप वॉशरूम आप तेज़ी से उठ के नहीं जा सकते, या इस किस्म की आपकी शिकायत है कि आपको बैलेंस आपका बिल्कुल मेंटेन नहीं होता, तो फिर आपका जो गिरने का ख़तरा है वो ज़्यादा है। तो इसमें आपको फ़ौरन प्रोफेशनल एडवाइस की तरफ जाना चाहिए। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट आपकी इस तरह से हेल्प कर सकता है कि आपके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पे हम काम कर सकते हैं, आपके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र में जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है वो आपके जो रोज़मर्रा के काम है, जिनको हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ कहते हैं, उनको परफॉर्म करने में जो आपका बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जिन बुज़ुर्गों का जो बैलेंस है वो बेहतर होता है और वो उनका अपना तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं, तो वो अपने जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं, उनको आसानी से अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। ज़हीर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हम एक टर्म बड़ी कॉमनली सुनते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अगर इसको आसान अल्फाज में हम सुनने वालों को बताना चाहें तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फिज़िकल थेरेपी में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो फिज़िकल थेरेपिस्ट जो हैं वो अपनी बेस्ट क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली एक ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंगली उन्होंने सेट करना होता है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि वो अपने ट्रीटमेंट से पेशेंट को एक रिज़ल्ट दे सके। एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है, और इसमें ऑब्वियसली कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लान ऑफ केयर्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, और उसमें रिसर्च के अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे ट्रीटमेंट्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं पेशेंट पे, और उसमें नो डाउट कि हमें पेशेंट से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इस वक्त दुनिया में एक बहुत इमर्जिंग एक फील्ड चल रही है, और इसके अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे फिज़िकल थेरेपी रिहैब की किसी भी तरह की कोई फील्ड हो, चाहे वो जेरियाट्रिक है, चाहे वो पेड्स है, चाहे वो न्यूरो है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक है, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल है, तो हर एक में हम अपने ट्रीटमेंट प्लान्स पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, ताकि एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच को लेके पेशेंट को बहाली सेहत की तरफ लेके जा सके। सही। क्या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमें इस चीज़ में भी गाइड करती है कि किसी भी वर्जिश की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, दिन में कितनी दफ़ा उस वर्जिश को एक स्पेसिफिक केस में हमें रिपीट करना चाहिए? इसके हवाले से भी हमें कोई गाइडलाइंस मिलती हैं? अमेरिकन स्पोर्ट्स मेडिसिन कॉलेज के अकॉर्डिंगली तमाम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको 150 मिनट्स पर वीक उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिसमें 5 डेज़ अ वीक उनकी एक्टिविटीज़ हों, और उसमें कुछ हमारे जो हैं वो अगर एल्डरली पेशेंट्स की बात करें तो एल्डरली पेशेंट्स की फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन उसमें 3 डेज़ अ वीक एटलीस्ट उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और ये एक्टिविटीज़ पेशेंट्स की अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक कुछ पेशेंट्स जो स्ट्रोक से रिकवर होते हैं, कुछ पेशेंट्स कार्डियक कंडीशन से रिकवर होते हैं, कुछ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज से रिकवर होते हैं, तो फिर उसमें हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करना होता है। और इसमें अगर एक्सरसाइज का बात करें तो इसमें न्यूजीलैंड के एक प्रोग्राम है जिसमें ओटैगो एक्सरसाइज प्रोग्राम, उन्होंने डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज हमारे जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बताई हैं, जिसमें जो
टॉप पे उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि जिसमें से तमाम एक्सरसाइजेज जो कि पेशेंट्स की एक्सटेंसर्स मसल्स हैं, ऐसे तमाम मसल्स जो कि पेशेंट्स के अपराइट पोस्चर को मेंटेन रखती हैं, ऐसे तमाम एक्सरसाइजेज जो कि पेशेंट के बैलेंस को मेंटेन रखती है, ऐसे तमाम एक्सरसाइजेज जो कि पेशेंट की उनकी मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती हैं, और इस तरह मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो कि मसल्स की स्टिफनेस को कम करती हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज प्लान होती हैं और ये एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाती हैं हमारी जेरियाट्रिक पॉपुलेशन को। जी, अभी आपने जिस तरीके से कुछ रेफरेंसेस हमारे साथ शेयर किए जिसके अंदर हमने स्पोर्ट्स के हवाले से बात की, तो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन आ रही होती है, या हमारे पास कुछ अब आपने देखा है कि यंग पॉपुलेशन में ऑर्थराइटिस की शरह भी बढ़ती जा रही है, तो डिफरेंट नी के इश्यूज़ के साथ हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, या कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिस तरीके से हम बात करते हैं टेनिस एल्बो की या कार्पल टनल सिंड्रोम की बात की जाती है, तो उसमें फिजिकल थेरेपी का क्या रोल है? एक अप्रोच होती है प्रीहेबिलिटेशन, सेकंड अप्रोच हमारी है रिहेबिलिटेशन। इंजरी से पहले जितने भी हमारे पास ऐसे तमाम क्लाइंट्स जो कि जिनका किसी न किसी तरह से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो प्रोफेशनल कंसल्ट लें फिज़िकल थेरेपी से, जिसमें वो उनको बहुत सारी ऐसी वार्म अप एक्सरसाइजेज बताते हैं जो कि उनकी होने वाले इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकती हैं। सेकेंडली, अगर इंजरीज़ हो जाती हैं तो उसमें नो डाउट कि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो फिज़िकल थेरेपी का है आफ्टर सर्जरी, और उसमें ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम प्लान करते हैं जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको वापस एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं। एल्बो इंजरीज़ हैं, ज़्यादातर जो कॉमन इंजरीज़ हमारे पास आती हैं वो नी इंजरीज़ होती हैं, जिसमें डिफरेंट तरह की लिगामेंटस इंजरीज़ आती हैं। लिगामेंटस इंजरीज़ का प्लान हमारा 6 मंथ से लेके एटलीस्ट 3 ईयर्स तक होता है, और उसमें हमारा गोल ये होता है कि हम पेशेंट को उनके जो एक्टिविटीज़, जो स्पोर्ट्स जिसमें इन्वॉल्व थे वहाँ तक हम लेके जा सकें, और वो प्लान एक्सरसाइजेज सारी उनके साथ डिस्कस की जाती हैं और सारी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करती हैं, और इसमें हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सही। अली, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे पास कुछ क्लाइंट्स जो कि डायलिसिस के ऊपर होते हैं, या ऑन्कोलॉजी के पेशेंट, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इलनेसेस के जो मरीज़ हैं, या वो लोग जो कि एंड ऑफ लाइफ केयर जो है इस वक्त ले रहे हैं, उसके अंदर भी क्या फ़िज़िकल थेरेपी का कोई रोल है? एंड ऑफ लाइफ केयर या पैलिएटिव केयर की अगर हम बात करें तो उसमें फ़िज़िकल थेरेपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, उसमें यह है कि उसमें हमें पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हमें इम्प्रूव करना है, उसको इन्हेंस करना है। उसमें आपकी जो फिज़िकल थेरेपी है या आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसे तरीके आपको गाइड कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है, अपनी इंड्योरेंस है या अपनी लाइफ है, उसकी क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्टिविटी आपको ये एक ऐसी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, आपको ऐसी रेजिलियंस प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए आप अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको बेहतर तौर पे सर अंजाम दे सकते हैं। अपनी कमज़ोरी को किसी हद तक आप उस पर काबू पाया जा सकता है उसमें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त स्पेयर करके हमें ज्वाइन किया। वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी दुनिया भर में 8 सितंबर को मनाया जाता है, और आज के प्रोग्राम से हमें पता चला कि किस तरीके से नौमौलूद बच्चे से लेके बुढ़ापे की उम्र तक फ़िज़िकल थेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है। किस तरीके से अर्ली इंटरवेंशन यानी टाइम से किसी भी प्रॉब्लम की तशख़ीस हो जाना, और उसमें हर इंडिविजुअल के लिए दिए गए प्लान के मुताबिक थेरेपीज़ का या वर्जिशों का अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेना हमें बहुत सारी दवाओं और सर्जरी से महफूज रख सकता है। तो आप लोग इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए और लोगों को इस फील्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में आगाही प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू।